वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बायोसेव्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द फॉलोइंग केसेस। ये मेरे पास केसेस दे रखे हैं, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पी के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ क्या है, एक कंडक्टर गिवन है इस तरह से, एक वायर है, उसको इस तरह से लिया गया और बेंड किया गया, तो इसके पॉइंट P के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दूसरे केस में क्या किया गया, एक वायर ली गई, उसको यूं बेंड किया गया और इसके कारण यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और इसको कॉइल की फॉर्म में रोटेट किया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेडियस थी वो r थी, तो इस पॉइंट P के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए पहले इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं सिमेट्री को देखूं क्वेश्चन की, एक स्टेट कंडक्टर इस तरह से बन रहा है, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है ये नीचे तक, एक स्टेट कंडक्टर ये बन रहा है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा एक इस स्टेट कंडक्टर के कारण होगा और एक इस स्टेट कंडक्टर के कारण होगा। तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी द करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। चलिए मैं इसको ए बी सी इस तरह से अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए पहले कैलकुलेट कर लीजिए ए बी के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी, बी ए बी इज इक्वल टू हाउ मच। अब क्योंकि ये जो लाई कर रहा है ये इसके इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये रोल प्ले करेगा सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर का। ठीक है, अगर सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके कारण हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। वैसे मास्टर फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R sin phi 1 प्लस sin phi 2, यही था फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। अब यहाँ पर phi 1 की वैल्यू 0 और phi 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो sin 0 0 प्लस sin 91, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। अब डायरेक्शन क्या होगी, ये कंडक्टर में से करंट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो dl की डायरेक्शन इधर है और r की डायरेक्शन इधर है, तो dl से r की तरफ घुमाइए फिंगर्स को, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक है, मतलब क्रॉस इसके ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब निकालिए BC के कारण। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू BC, BC के कारण क्योंकि ये इसके एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्सियल लाइन के ऊपर कंडक्टर की एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी 0, तो BBC इज इक्वल टू 0। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P इज P इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड प्लस दिस, तो ये 0 है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। क्लियर, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस, ये 0 है, इसकी डायरेक्शन क्रॉस है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्रॉस, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नेटर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में यूं कंडक्टर को बेंड किया गया है लाइक दिस, तो इसका मतलब एक इसके कारण फील्ड होगा स्टेट कंडक्टर के कारण, एक इस स्टेट कंडक्टर के कारण और एक इस सर्कुलर कॉइल के कारण, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर मैं इस कंडक्टर को देखता हूं, ये इनफाइनाइट कंडक्टर है यहाँ तक, इसके बाद फिर ये यूं जा रहा है और फिर ये यूं गया और इसके बाद, तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इधर से ये सेमी इनफाइनाइट सेमीकंडक्टर बन रहा है, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर बन रहा है, और यहां से यहां इस तरफ ये एक दूसरा सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर बन रहा है। अगर ये सेमी इनफाइनाइट है, ये सेमी इनफाइनाइट है, दोनों को जोड़ दिया तो इसका मतलब ये बन गया इनफाइनाइट कंडक्टर। तो इसका मतलब यहां जो फील्ड होगा एक तो इस स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण होगा और एक होगा इस सर्कुलर कॉइल के कारण। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड एट P सेकंड पार्ट ड्यू टू स्टेट कंडक्टर
स्टेट कंडक्टर के कारण कितना आ जाएगा, बी स्टेट कंडक्टर विल बी रिटन एज हाउ मच, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। स्टेट कंडक्टर के कारण इनफाइनाइट सेम कंडक्टर है, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है ये, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अब क्योंकि करंट जा रहा है इधर, इसका मतलब dl इधर है, r आपका नीचे की तरफ है, तो dl के ऊपर रखिए फिंगर्स को और रोटेट कीजिए, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर्स। इसका मतलब ये हो गया इट विल बी क्रॉस। सिमिलरली अब निकालिए इसके कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण। नाउ बी सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना आ जाएगा, ये क्या फॉर्मूला था, B is equal to म्यू नॉट I upon 2R, it means म्यू नॉट I upon 2R। डायरेक्शन क्या होगी, करंट इधर जा रहा है, अगर करंट इधर जा रहा है तो फिंगर्स को रोटेट करिए, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, ये भी हो जाएगी क्रॉस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना आ जाएगा, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2R। क्लियर, यहां से म्यू नॉट I अपॉन 2R कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया 1 बाई पाई प्लस 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है, डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों क्रॉस हैं, दोनों अंदर की तरफ है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्रॉस रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, तो सेकंड क्वेश्चन है, a circular coil of radius r is connected to a source of EMF as shown in figure। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है, इसको कनेक्ट किया गया है सोर्स ऑफ EMF के साथ। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो सेंटर के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये सोर्स ऑफ EMF के साथ कनेक्ट की गई है, तो इसका मतलब मान लीजिए यहां से कोई करंट आ जा रहा है, ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर आकर के करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा। मान लीजिए इधर से करंट गया I1, तो कुछ करंट, बाकी करंट इधर से जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं कि इधर से करंट जा रहा है I2। ठीक है, और ये सेंटर के ऊपर ये वाली जो आर्क है, ये कोई एंगल θ1 बना रही है। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक तो इस आर्क के कारण होगा, चलिए मैं इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो इसका मतलब एक ए बी आर्क, इसको सी पॉइंट बोल दूं तो एक ए सी बी के कारण होगा, और यहां पर कोई पॉइंट डी बोल देता हूं तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ए डी बी के कारण। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण फील्ड प्लस इसके कारण फील्ड, कैलकुलेट करेंगे हम दोनों के कारण। ठीक है, चलिए पहले कैलकुलेट कर लीजिए ACB के कारण, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क कौन सी ACB, इसको B1 बोल देता हूं, B1 इज इक्वल टू, अब क्योंकि आर्क है और ये एंगल है θ1। ठीक है, तो आर्क के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आर्क के लिए फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इनटू थीटा, यही था। अब इसका मतलब यहां एंगल है मेरे पास θ1, तो ये बन जाएगा, करंट जा रहा है I1, तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट I1 अपॉन, अगर इसका रेडियस R है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस R है हमारे पास। ठीक है, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई R1 R into theta। This is the magnetic field due to this arc ACB के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं डायरेक्शन चेक करता हूँ, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे मेन चीज है डायरेक्शन कैलकुलेट करना, क्योंकि डायरेक्शन के आधार पर जो है हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन होगी, देखिए करंट जा रहा है इधर, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे, तो करंट इधर जा रहा है, ऊपर वाली को मत देखिए, मैं केवल और केवल यहां से ACB आर्क को देख रहा हूं, तो इसमें से करंट है इधर। ठीक है,
तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कर दीजिए, ये घुमा दी तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये आ जाएगा डॉट। सेकंड, अब बच गई ये आर्क, इस आर्क के कारण निकालो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू ADB आर्क। ADB के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसके कारण निकालना है। तो ये आ जाएगा B2 इज इक्वल टू, मान लीजिए ये एंगल जो है, अब ये एंगल आ गया मेरे पास θ2 और इसमें से करंट है I2, ठीक है। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई r इनटू θ2। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, ये करंट जा रहा है इधर, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कीजिए, थंब जो है वो फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, यानी कि ये हुआ क्रॉस, ठीक है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 माइनस B2। अगर बाहर वाला मैंने पॉजिटिव मान लिया तो अंदर वाला नेगेटिव, तो ये माइनस ये, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, क्योंकि B1 इधर है तो B2 इधर है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई r माइनस इनटू θ1, सॉरी θ1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई r इनटू θ2। दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया I1 θ1 माइनस I2 θ2। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल। लेकिन अभी तक मेरे पास ना तो I1 की वैल्यू गिवन थी, ना ही I2 की वैल्यू गिवन थी, मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा फिर I के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट देखिए, ये इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड है, इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट सेम, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं BACB इज इक्वल टू BADB, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से होगा। अब अंडरस्टूड सी बात है, यहां रेजिस्टेंस कुछ और होगा, यहां इस वायर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR1, और इसके अक्रॉस हो जाएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस R2 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I2 इनटू R2। यहां से इट मींस I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। इसका रेजिस्टेंस, इस R का रेजिस्टेंस R1 ले लिया, इस R का रेजिस्टेंस R2 ले लिया, तो बट R can be written as R is equal to rho L by A. A is area of cross section, rho is specific resistance and L is length of the conductor. तो इसको लिखा जा सकता है I1 rho L1 upon A must be equal to I2 rho L2 upon A. रो से रो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, इसका मतलब I1 L1 is equal to I2 L2। I1 L1 is equal to I2 L2। लेकिन मेरे पास रिलेशन थीटा में है, तो यहां से थीटा में रिलेशन निकालिए, क्योंकि ये एंगल थीटा है और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो L1 है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू L बाई R, L इज इक्वल टू R थीटा। इसका मतलब L की वैल्यू हो जाएगी R इनटू थीटा, तो ये बन जाएगा I1 R थीटा 1 इज इक्वल टू I2 R थीटा 2, ठीक है। अब R से R कैंसिल, यू कैन राइट इट एज I1 थीटा 1 इज इक्वल टू I2 थीटा 2। अब क्योंकि I1 थीटा 1 जो है वो I2 थीटा 2 के बराबर आ गया हमारे पास यहां से, तो इसका मतलब अगर I1 थीटा 1 की वैल्यू I2 थीटा 2 के बराबर है, तो इसका मतलब दिस विल बिकम 0, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बिकम 0।
जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना आ गया, 0 आ गया इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज next problem is the two wires P, Q and QR carries equal current I as shown in figure. One end of both the wires extends to infinity. मतलब ये दो वायर्स हैं P, Q, R, ठीक है। एक एंड जो है वो इनका इनफिनिटी को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। एंड एंगल PQR इज इक्वल टू थीटा। जो एंगल PQR है ये टोटल एंगल ये थीटा है, ठीक है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऑन बाइसेक्टर एंगल ऑफ दीस टू वायर्स एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द Q। यानी कि Q पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है, ये r दे रखी है। तो इस पॉइंट O के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, इसका मतलब यहां पर जो फील्ड होगा यहां पर एक तो इस वायर के कारण होगा और एक इस वायर के कारण होगा, ठीक है। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब पहले हम इस वायर के कारण निकालते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये पॉइंट जो है वो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। तो इस स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इस स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब क्योंकि यहां पर देखा जाए तो ये एक तरफ से इनफाइनाइट है लेकिन दूसरी तरफ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। अगर इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये है, ये बाइसेक्टर के ऊपर है, ये पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो ये एंगल बन जाएगा मेरे पास θ/2, ठीक है। अब क्योंकि इस तरफ तो इसका कोई नहीं, अब इस वायर के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। नाउ क्लियरली QR कितना होगा देखिएगा। इसका मतलब अब यहां पर फार्मूला फिर वही स्टेट कंडक्टर वाला म्यू नॉट I अपॉन 4πr sin φ1 प्लस sin φ2। अब यहां अगर देखा जाए तो φ1 की वैल्यू, क्योंकि कंडक्टर का एक एंड ये है तो φ1 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो φ1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर ये θ/2 है और ये 90 है तो ये आ जाएगी 90 माइनस θ/2। और φ2 इस तरफ ये इनफाइनाइट है तो ये आ जाएगी 90। तो इस केस में φ1 की वैल्यू होगी 90 माइनस θ/2 और φ2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 90। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, देन PQR इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट I अपॉन 4πr sin r की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 4πx sin φ1 का मतलब हो गया 90 माइनस θ/2 और सब प्लस sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और sin 90 माइनस θ/2 और विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4π x की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा, x आ गया मेरे पास ये। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस r है तो x/r इज इक्वल टू, अब ध्यान देना ये थीटा में है तो इसका मतलब अगर ये θ/2 है तो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेन्यूज बन गया तो ये बन गया x अपॉन r इज इक्वल टू sin θ/2। यानी x इज इक्वल टू r sin θ/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर तो ये बन जाएगी r sin θ/2 इनटू sin 90 माइनस θ/2 कैन बी रिटन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया, ये बन गया cos θ/2 sin 90 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1, ठीक है। अब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्टेट कंडक्टर। अब क्योंकि इसके कारण निकालना है, इसमें से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इसका मतलब ये भी
एक एंगल इसके लिए भी 90 माइनस ये जो है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा बाई 2 सेम, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हुआ उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा। सिमिलरली अब BPQ is also written as mu naught I upon 4 pi r sin theta by 2 into 1 plus cos theta by 2, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन देखिए, अब ये करंट जा रहा है इधर, तो I dl क्रॉस r बाहर की तरफ, यहाँ dl है आपका इधर, r है इधर, तो dl क्रॉस r परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्ट फॉरवर्ड, दोनों की जो डायरेक्शन है BPQ, इसकी डायरेक्शन भी डॉट आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन भी डॉट आ जाएगी, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड अपवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये प्लस ये, या फिर इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ दिस मच, यानी कि B इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस मच, ट्वाइस ऑफ दिस मच का मतलब हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इनटू साइन, या फिर यूं भी लिखा जा सकता है 1 प्लस cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। डायरेक्शन देखी जाएगी, दोनों डॉट हैं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड अपवर्ड, इसकी भी डॉट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। मान लीजिए इसमें से कोई करंट आई जा रहा है, तो O पॉइंट के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सिचुएशन देखिए, यहां से कोई करंट आई जा रहा है, तो कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा। सपोज इधर से करंट गया I1, तो इधर से करंट चला गया I2, ठीक है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो ये करंट इधर से I2, इधर से I2 और यहाँ करके फिर कितना हो जाएगा I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फील्ड होगा, एक तो इस कंडक्टर के कारण होगा, एक इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ठीक है। अब क्योंकि मुझे O के ऊपर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, A B C D, ये मैंने एक स्क्वायर मान लिया, ठीक है, A B C D। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू कंडक्टर A। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB, AB के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर यही फॉर्मूला। अगर मान लीजिए इसको इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो इसका मतलब ये जो है एक डेफिनेट लेंथ वाला कंडक्टर है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये एंगल बन जाएगा φ1 और ये एंगल आ जाएगा φ2, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर है ये, ठीक है, अगर स्क्वायर है तो φ1 की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री और φ2 की भी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। अप्लाई कीजिए स्ट्रेट कंडक्टर वाला फार्मूला, देन B इज इक्वल टू, यानी कि BAB इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर I1 करंट है I1 अपॉन 4 पाई R की वैल्यू यहां बन रही है ये, अगर इसकी साइड A है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास A/2, तो ये बन गया A/R की वैल्यू हो गई A/2 इनटू साइन φ1 की वैल्यू 45 प्लस साइन φ2 की वैल्यू भी 45, क्लियर। इसके कारण आ गया ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ साइन 45 1/√2 और ये 1/√2, तो ये बन गया 2/√2, ठीक है। म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई A, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो ये बन गया √2 इनटू म्यू नॉट I1 अपॉन कितना आ जाएगा ये, सॉरी 2 से ये 4 कैंसिल हो गया है, तो ये बन गया 2 पाई।
अब इसकी अगर डायरेक्शन देखते हैं तो ये करंट इधर है, डीएल इधर है, आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर बन जाएगा मेरे पास कहां, परपेंडिकुलर। ये आ गया डीएल इधर, आर ऊपर की तरफ है, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर को घुमाइए परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा डॉट, ये बन गया बी ए बी। इतना ही फील्ड इसके कारण होगा, इतना ही इसके कारण होगा, इतना ही इसके कारण होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया नाउ बी कौन सा, ए सी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू बी डी बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू √2 टाइम्स म्यू नॉट, या फिर √2/2 बन जाएगा 1/√2, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट। अब यहां से करंट था I2 अपॉन √2 पाई ए, ये भी यही बन जाएगा, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई √2 बात है। ठीक है, जितना इसके कारण फील्ड है उतना इसके कारण होगा, उतना ही इसके कारण होगा, तो म्यू नॉट I2 अपॉन √2 पाई ए। ठीक है, अब क्योंकि डायरेक्शन इनकी क्या है, डीएल इधर आर इधर, ये आएगा आर ये, तो डीएल इधर आर इधर, डीएल क्रॉस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, डीएल इधर आर नीचे, तो ये भी परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, डीएल नीचे आर इधर आ जाएगा, तो डीएल क्रॉस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। इसका मतलब ये तीनों ही क्रॉस है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे स्फीयर के कारण, इस आर्म का फील्ड बाहर की तरफ होगा और इन तीनों का आर्म का फील्ड जो है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू, यानी इन तीनों के कारण हो जाएगा 3 म्यू नॉट I2 अपॉन √2 पाई ए माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन √2 पाई ए। कहने का मतलब इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड, क्योंकि ये तीनों अंदर की तरफ है तो ये ऐड कर दिए, ये बन गया √3 म्यू नॉट I2 अपॉन √2 पाई ए। ठीक है, और माइनस, ये मैंने प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, दिस कैन बी रिटन एज कितना, म्यू नॉट अपॉन √2 पाई ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया मेरे पास 3I2 माइनस I1, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो I में गिवन है, तो मुझे ये I में निकालना पड़ेगा। अब अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है करंट अगर इधर से जा रहा है इधर से बाहर आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है मैंने इधर कोई बैटरी जोड़ रखी है लाइक दिस, तो इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BAB इज इक्वल टू BACDB। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर से होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर से होना चाहिए, ACDB। इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इट मींस यहां से करंट जा रहा है I1 R1 इज इक्वल टू I2, इसका मैं R2 मान लेता हूं। अब क्योंकि अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ देखिए, इसमें 3 आर्म लगे हुए हैं इसमें, तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर की लेंथ इसके 3 टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया बट R2 इज इक्वल टू 3R1, R2 जो है वो 3R1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया R2 इज इक्वल टू 3R1, इट मींस I1 is equal to I1 R1 I2 into 3R1, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब I1 is equal to 3I2। I1 की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 3I2 के बराबर, तो इसका मतलब I1 की वैल्यू थी 3I2, तो इसका मतलब ये हो गया अगर मैं 3I2 यहाँ पे यूज करता हूँ तो 3I2 माइनस 3I2 इज 0, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0।
इस केस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक करंट I flows in the infinite long wire। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है हमारे पास, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है with its cross section in the form of semicircular ring of radius r। Calculate magnitude of magnetic field along its axis। इसके एक्सिस के along magnetic field फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, हमारे पास जो कंडक्टर है ना, देखिए वो किस फॉर्म में है, करंट I फ्लोज इन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लेकिन उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो किस तरह से है, ये है। जैसे मान लो ये इस तरह से, ये कंडक्टर जो है वो इस तरह से है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है इस तरह से। तो इसके एक्सिस के ऊपर सेमी सर्कुलर रिंग्स आगे इस तरह से, इसी तरह से बन जाएगा। तो इसका जो सेमी सर्कुलर रिंग में मतलब ये है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है ये, तो करंट यूं फ्लो कर रहा है इसमें से। तो इसके एक्सिस के ऊपर, ये इसका एक्सिस आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका जो एक्सिस है वो ये बन गया इसका, ठीक है। तो इस एक्सिस के ऊपर ये सेमी सर्कुलर रिंग बन रहा है इसमें से, तो इस फॉर्म में करंट जा रहा है और ये आ गया इसका एक्सिस। तो इस एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आ गया बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस तरह से बनेगा ये। तो इसका मतलब ये आ गया, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका आपको यहाँ पर एक पोर्शन दिखा रहा हूँ सामने वाला, मतलब करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है इस तरह से। मतलब इसका ये हिस्सा मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। करंट यूं जा रहा है, मान लो यूं आ रहा है करंट, ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो करंट यूं आ रहा है। मुझे इसके एक्सिस के ऊपर यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये इसका एक्सिस है यहाँ पर सेंटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो r है, इसका रेडियस है r। तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से करंट इस एरिया को क्रॉस करके आगे आ रहा है, मान लो ये है मेरे पास ये कंडक्टर इस तरह से। अब आप देखिए मैं इसका ये शो कर रहा हूं, तो ये आ रहा है करंट इधर आ रहा है, मान लीजिए। इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना, इसकी 3D पिक्चर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तब जाकर के इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। अब इसमें यूं आ रहा है करंट, यूं आ रहा है मान लो, तो इस पूरे रीजन में से करंट आगे जा रहा है। ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, मुझे यहाँ ये इसका एक्सिस बन रहा है इस तरह से, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर फिर क्योंकि ये यूं है इस तरह से, तो देयर आर सो मेनी कंडक्टर। अगर आप इसको यूं माने हैं सेमी सर्कुलर, इसके इसमें रिंग के फॉर्म में मान लें इस तरह से ये है, तो इसका मतलब देयर आर नंबर ऑफ कंडक्टर इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें से छोटा सा एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से करंट आ रहा है, मान लो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, देयर आर सो मेनी कंडक्टर्स। ये जो अगर मैं इस तरह से बहुत सी वायर ज्वाइन कर लूं इस तरह से, तो ये बहुत सी वायर को ज्वाइन करके, ये देखिए अगर मैं इनको वायर मान लूं तो ये वायर ज्वाइन करके जो है वो एक इस तरह से कंडक्टर बनाया गया है, कहने का मतलब ये है। अब इन सभी वायर से तो मैं यहाँ यूज करूंगा स्ट्रेट कंडक्टर वाला फार्मूला। मेन चीज है हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ वायर्स, इस तरह से नंबर ऑफ वायर्स को मिला करके ये कंडक्टर बनाया गया था। फाइनली देखा जाए तो मैं डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि मेन चीज है डायरेक्शन। जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ, ठीक है। जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास लॉन्ग, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके अंदर कई वायर्स होंगी इस तरह से, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्लियर। और ये एलिमेंट जो है वो इसके साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है इस एक्सिस के साथ, क्लियर।
अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस स्टेट कंडक्टर के कारण। यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ स्टेट कंडक्टर्स। तो मेन प्रॉब्लम है इस पूरी लेंथ में से इस यानी कि इस ये जो इसकी सरकमफ्रेंस बन रही है ना इसकी सेमी सर्कल की, इसमें से करंट जा रहा है। तो इतना सा जो मैंने ये एलिमेंट लिया, इसमें से कितना करंट जाएगा, इसमें से करंट निकालना है क्योंकि अब इसमें देयर आर नंबर ऑफ स्टेट कंडक्टर, इसी के अंदर कई कंडक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कंडक्टर था इस तरह से, तो मैंने इतना सा एलिमेंट ले लिया, इसका इतना सा एलिमेंट लिया है। तो इस एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 10 50 100 जितने भी है, इतने छोटे से एलिमेंट में कितने कंडक्टर बन रहे हैं इस तरह से, क्योंकि स्टेट कंडक्टर के कारण हमने कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और ये एलिमेंट जो है वेरी स्मॉल एंगल d थीटा बना रहा है। यहाँ पर जो एंगल है वो d थीटा बनाता है इसके साथ, ठीक है, ये वेरी स्मॉल एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले आप इस स्मॉल एलिमेंट के कारण फाइंड आउट कीजिए। ये जो एलिमेंट है देयर आर नंबर ऑफ स्टेट कंडक्टर। तो एक स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। लेकिन अब I करंट जो था ये इस पूरी लेंथ में से था। सपोज इस इतने से एलिमेंट में से कोई करंट di जा रहा है, लेट di is the current through this element, then dB is equal to how much, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट di अपॉन 2 पाई। अगर इसका r रेडियस है तो ये बन जाए, r रेडियस गिवन है मेरे पास, ठीक है, 2 पाई r। क्लियर? अब इसमें di की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अब इतने से एलिमेंट्स में से कितना करंट जो है वो बाहर आ रहा है, पूरे यानी कि पाई आर लेंथ में से करंट था, पाई आर लेंथ में से करंट था, पूरी इसमें से कितना करंट आ रहा था, आई। यूनिट लेंथ में से हो जाएगा आई अपॉन पाई आर। तो मुझे निकालना है, अगर इसकी लेंथ में dl मानता हूं तो dl लेंथ में से करंट हो जाएगा आई अपॉन पाई आर इंटू dl इंटू dl। तो dl में से करंट हो गया कितना, I अपॉन पाई आर इंटू dl। इसको मैं थोड़ा सा एंगल में चेंज कर रहा हूं, कैसे, क्योंकि ये रेडियस था r, तो ये एंगल था d थीटा, थीटा इज इक्वल टू l बाई r, यानी कि d थीटा इज इक्वल टू dl बाई r। तो dl की वैल्यू हो जाएगी dl इज इक्वल टू r d थीटा। तो इसमें से ये बन जाएगा करंट कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब di आया था मेरे पास I अपॉन पाई आर, क्योंकि पाई आर में से करंट I था, यूनिट में लेंथ में से ये हो जाएगा, तो dl लेंथ में से ये करंट हो जाएगा। तो di की वैल्यू थी I अपॉन पाई आर इंटू dl। तो इसका मतलब di की वैल्यू रख दो I d r d थीटा। तो di की वैल्यू आई हमारे पास I अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी मेरे पास डी आई इज इक्वल टू आई डी थीटा अपॉन पाई। यानी ये जो स्मॉल एलिमेंट है, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ स्टेट कंडक्टर लाइक दिस। तो एक कंडक्टर में से कितना करंट जा रहा है, यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट में से जो करंट है वो है ये। तो यहाँ डी आई की वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। देन dB इज इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट, di की वैल्यू हो गई I अपॉन 2 पाई स्क्वायर r इनटू d थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब मेन चीज है, ये मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। अब यहां पर मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि डायरेक्शन क्या है। अब ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, यानी करंट जा रहा है यूं, क्योंकि ये आगे का स्ट्रिप करंट यूं, तो करंट जा रहा है यूं, तो dl आ गया, ये समझना, dl हमारे पास ये आ रहा है, ये dl है, इधर करंट बाहर आ रहा है क्योंकि डॉट है ये, तो dl, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको ये इस तरह से है कंडक्टर, इस तरह से कंडक्टर है, तो मैं इसका ये हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो करंट यूं जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का ये कंडक्टर है,
ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या डायरेक्शन आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक, अब इसका मतलब dl इधर है, r इधर है, तो dl के ऊपर रखिए और r की तरफ घुमा दीजिए। ये dl है तो r की तरफ घुमाऊंगा तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्ट फॉरवर्ड, इसका मतलब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, इधर आ जाएगा dv। ठीक है, यहाँ dl इधर है, r इधर है, dl से r की तरफ घुमाइए तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इधर आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गई dv की डायरेक्शन। क्लियर? अब ऐसा ही एलिमेंट अगर मैं यहां लेता हूं, ये ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट, यहां सिमेट्री देखिएगा इसकी, ऐसा ही एलिमेंट मैंने इधर भी ले लिया, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, ये इधर है, r इधर है, dl से अगर मैं r की तरफ घुमाता हूं तो ये इधर आएगा, यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर, इसके कारण। अब समझिए ये आ गया dv डैश, ये मैंने dl डैश ले लिया तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया इधर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया dv डैश से, ये फील्ड। ठीक है, ये जो dv है, अब टोटल फील्ड निकालना है, ये क्योंकि ये जो dv है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन जो है, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो जो एंगल इन दोनों लाइन के बीच में था वही एंगल इनके बीच में आएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। मुझे निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब dv को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये वाला कंपोनेंट आएगा dv cos थीटा और ये कंपोनेंट आ गया dv sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं dv डैश की डायरेक्शन देखता हूं तो इधर है, इसका मतलब ये लाइन, अब ये एंगल भी कितना होगा, मैंने इसी डिस्टेंस के ऊपर ये लिया, ये एंगल थीटा मान लिया सपोज, तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच में भी ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो इधर बन जाएगा dv डैश cos थीटा, dv डैश cos थीटा और इधर आ जाएगा dv डैश sin थीटा, dv डैश sin थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया dv डैश sin थीटा। अब क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण होगा उतना ही इसके कारण हुआ यहाँ पर, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए अब इस तरह के कई एलिमेंट बनते जाएंगे, तो इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ, इसका इसके साथ, इसका मतलब आपस में इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ एलिमेंट इधर कुछ एलिमेंट इधर। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी एलिमेंट के, क्योंकि एलिमेंट जो बनेंगे वो यहां से लेकर के यहां तक के जितनी भी लेंथ है इसके बनेंगे। अब यहां मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू dv cos थीटा, इट विल नॉट बी ड्यू टू dv। तो हर एक एलिमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू dv cos थीटा। ठीक है, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस पॉइंट को O बोलता हूं, O, that will be B is equal to dv cos थीटा। अब लिमिट क्या होगी, अब मैंने क्योंकि यहां से डिवाइड किया और ये एंगल थीटा था, तो एक एंगल इधर आ गया 90 डिग्री और एक एंगल इधर आ गया ये भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये बन गया, अगर क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, माइनस π/2 टू π/2। dv की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्क्वायर r इनटू d थीटा, क्लियर, cos थीटा इनटू d थीटा विद इन द लिमिट्स माइनस π/2 टू π/2, क्लियर। अब यहां पर ये टर्म कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्क्वायर r cos थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस sin थीटा विद इन द लिमिट माइनस π/2 टू π/2। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन निकाल लीजिए,
ये आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, माइनस में बाहर कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस माइनस साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 2, ये पाई स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ना, cos थीटा की इंटीग्रेशन है, सॉरी प्लस साइन थीटा प्लस, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ये बन जाएगा 2 और विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर साइन 91, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसल, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन। हाँ, cos थीटा है, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, cos थीटा की इंटीग्रेशन होगी प्लस sin थीटा नॉट माइनस sin थीटा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव है वो माइनस sin थीटा होगा, ठीक है, cos थीटा का, नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो sin थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।